नमस्कार। रविवार का दिन सुबह के 9:30 बज चुके हैं और वक्त है हमारे खास कार्यक्रम मनी मंत्र का। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय मिश्र। देश में काले धन को लेकर एक जंग छिड़ी हुई है और सरकार के सख्त कदम के बाद हर कोई अब कैश को छोड़ करके स्मार्ट मनी की ओर बढ़ने की कोशिश में लग गया है। स्मार्ट मनी यानी स्मार्ट लोगों का कैश मनी। और ये जो कैशलेस जमाना होने जा रहा है, अब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट्स और ऑक्सीजन और तमाम तरह के जो ऐप्स हैं, मोबाइल ऐप्स, उनका ज़माना आ गया है। मोबाइल मनी और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का ज़माना आ गया है। और आज हम बात करेंगे कैश के अलावा क्या कुछ और भी तरीके हैं आपके लिए लेन देन के। आपके मन में कोई भी सवाल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या फिर प्लास्टिक मनी से जुड़ा है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, 0112309748 और 0112309755। आप में ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddmoneymantra@gmail.com। इस बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर DK गुप्ता, जो कि फॉर्मर GM है SBI की। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार मिश्रा जी। इससे पहले कि हम सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करें, आइए आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। और ये कहानी आई है हमारे पास बैंगलोर से। विमुद्रीकरण के बाद पैसे के लेन देन के लिए हर कोई नए रास्ते चुन रहा है और टेक्नोलॉजी पर ही निर्भर है। छोटे बड़े व्यवसायी विमुद्रीकरण यानी जो डिमोनेटाइजेशन है, उस सबको पीछे छोड़ करके अब नए तरीकों से लेन देन करना शुरू कर चुके हैं। बैंगलोर के एक IT सिटी में होने के नाते इस मामले में सबसे आगे है और लोग आसानी से इस बदलाव को स्वीकार भी कर रहे हैं। एक युवा उद्यमी है अक्षय। अभी उन्होंने अपना कैफे शुरू किया है और अक्षय के लिए डिमोनेटाइजेशन ज़्यादा सुविधाजनक हो गया है और फायदेमंद भी। आइए देखते हैं कैसे। ये है अक्षय कुमार, जिसने हाल ही में होटल मैनेजमेंट कोर्स पूरा करके अपना एक कैफे शुरू किया है। और यही अक्षय का सपना भी था। अक्षय के लिए फ़ोन पहले सिर्फ मनोरंजन का जरिया भर था, लेकिन वक्त के साथ ये बदल गया। कैफे चलाने के लिए साधन ज़्यादा नहीं थे तो शायद ज़रूरत नए रास्ते खोल देती है। और यही अक्षय के साथ भी हुआ। उसने अपने मोबाइल की ओर देखा और एक के बाद एक दिलचस्प ऐप डाउनलोड किए, जिससे न उसने सिर्फ आटा, चीनी, चॉकलेट और बल्कि कैफे के लिए काम करने वाले मजदूरों के अलावा ऑर्डर लोगों के घर तक पहुंचाने का रास्ता तलाश लिया। अब अक्षय ने बैंक जाना बंद कर दिया है और वो सीधे मोबाइल के रास्ते पूरा बिजनेस संभाल रहा है। अब उसका मोबाइल उसका कैश मैनेजर है। कैश काउंटिंग का टेंशन नहीं रहता, सीधा आपके वॉलेट में पैसा है। मोबाइल फ़ोन हैज़ बिकम अ वॉलेट, उसी में आपका अकाउंट से कैश कट हो जाता है। सो एक तरह से देखें तो अच्छा है। चेंज आपका इधर उधर नहीं होता, मनी इज़ इंटैक्ट। जो छोटा हर बार चेंज रह जाता है वो एट द एंड ऑफ द वीक आपके लिए एक 100 रुपये का नोट के बराबर बन जाता है इफ़ यू डूइंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। तो उससे काफ़ी सिंप्लिसिटी हो गई है अभी, तो अच्छा है एक तरह से। तो अक्षय का मानना है कि अब इस कैफे को पूरी तरह से ऑनलाइन कैफे में तब्दील किया जा सकता है और आसानी से अलग अलग ऐप के जरिए ऑपरेट किया जा सकता है। हम बिग बास्केट से वेजिटेबल्स ऑर्डर कर लेते हैं अपने कैफ़े के लिए, और डंजो एक ऐप है जो हमको लॉजिस्टिक्स में हेल्प करता है, जो केक डिलीवरीज, सैंडविच डिलीवरीज, बर्गर डिलीवरीज उसमें हेल्प करता है। सो इससे फिर हमें जगह जगह भटकना नहीं पड़ता, मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे ही देख के सब काम हो जाता है। ठीक इसी तरह से विमुद्रीकरण के चलते आई मुश्किलों को पीछे छोड़ते हुए हर कोई नए रास्ते तलाश रहा है, क्योंकि लोगों को अब इस बात का एहसास है कि ये लड़ाई काले धन के खिलाफ है और इसमें जीत के हकदार वो लोग हैं जो मेहनत से 2 वक्त की रोटी कमाते हैं। और अक्षय जैसे युवा भविष्य के लिए एक उम्मीद पैदा कर रहे हैं। बैंगलोर जैसी हाईटेक सिटी में कैशलेस ट्रांजैक्शन कोई नई बात नहीं है, लेकिन विमुद्रीकरण के बाद इसमें ज़्यादा बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। बैंगलोर में कई उद्यमी और ख़रीदार इस पर पूरी तरह से निर्भर हैं। जाहिर सी बात है, कैशलेस ट्रांजैक्शन अब लोगों के हाथ में मोबाइल के ज़रिए न केवल उनका एक बटुआ बनता नज़र आ रहा है, बल्कि ये कैशलेस ट्रांजैक्शन लोगों के हाथ में जादू की छड़ी भी साबित हो रही है, जिसके ज़रिए वो अपनी उंगलियों के ज़रिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर अपना व्यवसाय भरपूर बढ़ा सकते हैं। कैमरामैन गिरीश के साथ आयशा खानम, DD न्यूज़, बैंगलोर। चलिए थोड़ी बातचीत कर लेते हैं और आपके जहन में कोई सवाल है तो उसको भी इस कार्यक्रम में शामिल ज़रूर करेंगे। आप हमारे फ़ोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप उनका इस्तेमाल कीजिए और सीधे हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं गुप्ता जी, उनसे जुड़ जाइए। गुप्ता जी, रिफॉर्म की हम बात करते हैं और ये सरकार तो रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म की बात करती है। ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शनिस्ट कदम है जो उठाया गया है और फोर्स किया जा रहा है कि आप कैश से आगे जा करके कैशलेस या लेस कैश इकॉनमी की तरफ बढ़ें। कम से कम आप नकदी का इस्तेमाल करें, बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करें। अर्थव्यवस्था को, आम आदमी को क्या वाकई सुविधा होने जा रही है, फ़ायदा होने जा रहा है? देखिए, आम आदमी को जो आपने बेंगलोर का उदाहरण दिया, बेंगलोर में तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है
क्योंकि बेंगलोर हमारे देश के आईटी हब्स में से एक है। अभी जो हमने हाल में देखा है, चाहे वो पटना के गोलगप्पे वाले हों, चाहे नोएडा का चाय या समोसा बेचने वाला हो, चाहे दिल्ली के ऑटो रिक्शा वाले हों, वो सभी पेमेंट्स जो है वो इससे ऑनलाइन माध्यम से ऑनलाइन माध्यम से कैशलेस ट्रांजैक्शंस के माध्यम से ले रहे हैं। और मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी, जो देखा कि जो नोएडा का चाय समोसे वाला था, जिसकी पहले उधारी हो जाती थी और लोग 5 रुपए 10 रुपए खुला नहीं है और बाद में देंगे कह के चले जाते थे और बेचारे का पैसा डूब भी जाता था, तो वो अब उसका 100% आंकड़ा ये कहता है कि उसकी जो बिक्री है वो 15% बढ़ गई है ये अडॉप्ट करने से। और आपको हिसाब किताब भी नहीं रखना है, रजिस्टर नहीं रखना है, जिसको गुम होने का खतरा है। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही साथ आप ये देखें कि जो लोग अभी भी ऐसे हैं कि जिनके बैंक में खाते नहीं हैं और जो इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, तो उसके लिए केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कल से ही, शनिवार से ही 26 तारीख से संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के खाते खोलने के लिए विशेष कैंप लगाकर उनके खाते खोलने का मुहिम जो है वो चलाया है और कल खाते खुले भी हैं। नहीं तो इस तरह के जो कदम है, चाहे वो जनधन हो या फिर आपको ये इस तरह के जो आप अकाउंट्स खोलने की खासतौर पर मजदूरों की कोशिश की जा रही, काफी सही कदम है। हमारे साथ लक्ष्मी नगर से एक दर्शक जुड़ रहे हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका और क्या सवाल है सर? मेरा नाम आर.के. गुप्ता है, मैं लक्ष्मीनगर से बात कर रहा हूँ। बताइए सर, क्या मेरा सवाल ये है भाई साहब कि मेरा पोस्ट ऑफिस के अंदर ना रेकरिंग डिपॉजिट चल रहा है 3000 रुपए महीने का। तो मैं जब पैसे जमा कराने गया तो वहाँ उन्होंने कहा जी पुराने नोट आपके नहीं चलेंगे, नए नोट लेके आइए। ठीक है। और नए नोट मेरे पास प्रावधान था, वो मैंने अपने घर के खर्चों में कर दिया। अब मेरे पास नए नोट नहीं है, तो क्या आरडी पुराने नोटों से जमा हो सकती है? पोस्ट ऑफिस में क्या अभी भी जमा करने की सुविधा है जो ये कर सकते हैं? पोस्ट ऑफिस में अभी भी आरडी अगर नहीं जमा कराऊंगा तो पेनल्टी देना पड़ेगा मुझे। चलिए, शुक्रिया गुप्ता जी, ये जेन्युइन सवाल है आपका। देखिए, ये जो खातों में पैसा जमा कराने की सुविधा है, ये बैंकों और पोस्ट ऑफिस दोनों में ही ये जारी है और ये सुविधा 30 दिसंबर तक चलने वाली है। तो ये जो आरडी है, ये क्या छोटी बचत योजनाओं में आती है? पोस्ट ऑफिस आरडी ये छोटी बचत योजनाओं में आती है। पोस्ट ऑफिस अगर आती है तो ये फिर मुझे क्लैरिटी है कि अगर ये छोटी बचत योजना है तो उसमें जो पुराने नोट है उस पे मना है, लेकिन अपने बचत खाते में जमा करके फिर आप वहां से ट्रांसफर कर। तो गुप्ता जी, जो ये जो चाहे पीपीएफ हो, एनपीएस हो या फिर पोस्ट ऑफिस का आरडी हो, ये सारी छोटी बचत योजनाएं हैं और आरबीआई सरकार ने अभी कुछ ही दिन पहले छोटी बचत योजनाओं में भी कुछ लोग बहुत सारा कैश जो है वो जमा कर रहे थे। इससे बचने के लिए उन्होंने ये सुविधा जो है बंद कर दिया है। तो पोस्ट ऑफिस के आरडी में भी आपको, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उसमें शायद आपके पुराने जो नोट हैं वो इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे। आपको अपने रेगुलर अकाउंट में जमा करना पड़ेगा, अपने बैंक अकाउंट में जमा करना पड़ेगा, उसके बाद ऑनलाइन माध्यम से आप वहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। एक चीज़ जो एप्रीहेंशन होता है बहुत सारे लोगों को, चाहे मोबाइल ऐप, जो लोग अभी उतना एकस्टम नहीं है एक तरह से कहा जाए, उनको लगता है क्या ये सेफ है या नहीं। आपने बैंकिंग इंडस्ट्री में इतना काम किया है, क्या वाकई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या कैशलेस ट्रांजैक्शन बिल्कुल सुरक्षित होने जा रहे हैं? देखिए, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं ये मैं कहूँगा कि टोटली सेफ हैं, लगभग टोटली सेफ हैं। और कुछ हमें जो सावधानियां हैं वो यूज़र को स्वयं भी बरतनी होती हैं। यानी सेफ्टी हम सिर्फ किसी अपनी सुरक्षा हम पूरी तरह से हम किसी दूसरे के ऊपर नहीं छोड़ सकते। उसी तरह से अगर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय सावधानियां बरतते हैं, चाहे जो हमारा पासवर्ड है उसकी सीक्रेसी, चाहे किसी जो पब्लिक वाईफाई है उसके माध्यम से उसको न इस्तेमाल करना, अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर न करना, और इस तरह की बातें समय समय पर एसएमएस और इन माध्यमों से बैंक भी जनता को सचेत करते रहते हैं। आपने एक बात कही, जो पब्लिक वाईफाई है उसके जरिए आप अगर आप कर रहे हैं तो उसमें खतरा है कि आपके पासवर्ड या कहीं पे और जा सकते हैं, क्योंकि जानकारी है इसलिए मैं आपसे। पब्लिक वाईफाई के जरिए आपकी रिस्क जो है बढ़ जाती है। तो चलिए, एक चीज़ तो ये निकल करके आए कि आप पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल मत कीजिए। अपने घर के वाईफाई या जो सिक्योर्ड वाईफाई कनेक्शन है उसका, चाहे आपके ऑफिस का हो या फिर आपके घर का हो, जो आपको पता है कि बिल्कुल सिक्योर्ड है और कहीं पे आपकी जानकारी जो है वो लीक नहीं हो रही है या कहीं पे ट्रांसफ़र नहीं की जा रही, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
गुप्ता जी, अब एक चीज़ और, ये जो मोबाइल ऐप्स के जरिए ट्रांजैक्शंस हैं, क्या ये भी उतने ही सेफ है जितना कि आपका नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम सेफ माना जाता है? क्योंकि बैंकों पर तो हमारा विश्वास है, एक सॉवरेन गारंटी है पोस्ट ऑफिस के साथ जुड़ी हुई, एसबीआई और एचडीएफसी जैसे बैंकों के साथ जुड़ी हुई, क्योंकि उनको कोई रेगुलेट करता है। अभी तक मुझे नहीं लगता है कि जो मोबाइल ऐप्स हैं उनको रेगुलेशन का कोई अभी कोई सिस्टम सरकार बना पाई है या कोई रेगुलेटर है। अगर वो उस तरह के ट्रांजेक्शन्स में, मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन या फिर पेटीएम जैसे, उसमें अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज होती है तो क्या उसमें सेफगार्ड्स हैं कंज्यूमर्स के लिए? देखिए, ये जो मोबाइल ऐप्स हैं, मोबाइल ऐप्स भी मैं कहूँगा कि उतने ही सेफ हैं जितने बाकी हम नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के जरिए जो हम करते हैं, चाहे वो एसएमएस बेस्ड हो। इसकी सेफ्टी में कोई इशू नहीं है। और फिर मैं बात रिपीट करूँगा कि जो सिस्टम्स हैं, सिस्टम्स काफ़ी साउंड और सिक्योर हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो यूज़र है, यूज़र को अपनी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जो यूज़र है, यूज़र को हम सावधान रहने की ज़रूरत है। और जहाँ तक पासवर्ड की बात है, पासवर्ड जैसा कि ये बात होती ही रहती है कि हमें समय समय पर अपना पासवर्ड बदलते रहना चाहिए, ताकि किसी भी, और ख़ास करके जो बीच में बात आई थी कि अगर कभी हमने पब्लिक वाईफाई सिस्टम से और कोई यूज़ कर लिया, तो अगर हमने एक बार यूज़ कर लिया तो मेरी सलाह ये होगी कि उस यूज़ करने के बाद आप उस समय तो यूज़ कर लें, लेकिन उसके तुरंत बाद अपना पासवर्ड चेंज कर दें। बहुत सारे लोगों को मुश्किल ये भी होती है कि पासवर्ड उनको याद नहीं रहता। मेरे जैसे लोग पासवर्ड लिख करके रखते हैं, उसको भी एक तरह से लीक होने का खतरा होता है कि कोई किसी को पता चल जाएगा तो उसका बेजा इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन आपको कोई ना कोई ये कम से कम अपना पासवर्ड याद रखने या उसको सुरक्षित रखने की जो मेथड है, उसको तो आपको एक तरह से खोजना ही होगा। आमिर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तम नगर से। नमस्कार, कैसे हैं आप? हेलो, कैसे हैं सर आप? सर अच्छे। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। जी बताएं प्लीज। सर जैसे जीरो बैलेंस वाला मेरा खाता है जो, तो इसके अंदर सर क्या नाम है, कितने तक पेमेंट राशि जमा करा सकते हैं हम? आपके पास कितने पैसे हैं सर जितना जमा कराना चाहते हैं, ये बताइए। सर मैंने पहले 25,000 रुपए जमा करे थे, तो वो निकाले या डाले हैं? ठीक है। तो उसके बाद जैसे ये बताते हैं कि 50,000 तक जमा करा सकते हैं, तो मतलब 50,000 पे रख ही नहीं सकते ना, क्योंकि हमारे को तो जरूरत है कि खर्च भी करने हैं, निकालने भी है, डालने भी है। जी जी जी। अगर वो 50,000 से ऊपर हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है निकालने डालने में। चलिए गुप्ता साहब, ये इनके पास जनधन अकाउंट में जो जीरो बैलेंस खाता है जिसकी लिमिट 50,000 है, इसमें इनको डर है कि अगर उससे ज़्यादा हो जाता है ट्रांजैक्शन तो क्या इनको कोई मुश्किल होगी क्या? ये बेसिक सवाल। देखिए, जो ये विमुद्रीकरण हुआ है, इसके बाद से इस तरह की बातें बहुत आ रही हैं कि जो जनधन खाते हैं उसमें मतलब इस तरह की शंकाएं भी जाहिर की जा रही हैं कि दूसरों का पैसा भी उसमें जमा हो रहा है। लेकिन आमिर साहब का अगर खुद का अपना पैसा है और पुराने नोटों में वो जमा कर रहे हैं, तो कृपया ये सुनिश्चित करें कि एक तो उनका स्वयं का ही पैसा होना चाहिए, बिल्कुल, और वो जो है 50,000 से ज़्यादा ना हो। क्योंकि जो जीरो बैलेंस के खाते हैं वो एक विशेष उद्देश्य से खोले गए हैं। वो इस उद्देश्य से नहीं खोले गए कि लोग घर में मोटी रकम वो अपने जमा करके रखेंगे और वो जो बैंकिंग प्रणाली में वो मुद्रा नहीं आएगी। उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि लोग बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करें, बैंक में अपने पैसे जमा करें, बैंक के ही जरिए पेमेंट करें। मुझे लगता है आमिर साहब को अगर 2.5 लाख रुपए तक की कैश उनके पास पड़ा हुआ है, जेन्युइन कैश जो उन्होंने बचा के रखा है उनके घर में, वो जाके एक नॉर्मल खाता खोल सकते हैं जनधन के साथ में। एक नॉर्मल खाता खोल करके चाहे आप पोस्ट ऑफिस में जाइए, और अब तो बहुत ही आसान है, आप आधार कार्ड और अपने आधार कार्ड से ही काम चल जाएगा। पैन कार्ड अगर अब नहीं भी बनाए तो भी आप लिख करके दे सकते हैं, और एक तरह से आप नॉर्मल खाता खुलवाएं और 2.5 लाख रुपए तक उसमें जमा करें। मुझे लगता है कि कोई परेशानी नहीं होने वाली। जो केवाईसी खाते, ये जो पूरी तरह केवाईसी कंप्लायंट खाते हैं, जो जनधन खाते हैं, अगर उसमें केवाईसी का 100% कंप्लायंस हो रहा है तो वो कन्वर्ट हो, नॉर्मल खाते में कन्वर्ट हो सकता है। चलिए साहब, तो ये भी चीज़ है कि आप 50,000 वाले को आप नॉर्मल खाते में कन्वर्ट करा लीजिए, केवाईसी करा लीजिए। केवाईसी बहुत मुश्किल नहीं है। अब तो ये भी सुविधा है कि आप एक प्लेन पेपर पर लिख सकते हैं कि आप फला फला हैं, आप यहाँ रहते हैं, और खुद साइन करके दे दीजिए, तो एक तरह से एफिडेविट माना जाएगा और उसको बैंक स्वीकार करेगा। थोड़ी मुश्किल ज़रूर होती है बैंक्स में, लेकिन आप कन्विंस कर पाएंगे उनको किसी के ज़रिए कि आप एक्चुअली आप वही हैं और आप इस जगह पर रहते हैं, तो इसको स्वीकार
किया जाएगा। चलिए, सवाल और जवाब का सिलसिला लगातार जारी है। अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं कैशलेस ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ, तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं इस कार्यक्रम का। और कैश की किल्लत से बचने के लिए आप कैशलेस ऐप्स का भी बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध, सब्जी और रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए भी आपको सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना होगा। कैसे हो सकता है ये काम आसान? हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की ये रिपोर्ट देखते हैं। मैं इस वक्त हूँ मदर डेयरी के एक बूथ पर और फ़र्ज़ कीजिए कि मुझे दही ख़रीदना है, लेकिन मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा दुकानदार से पूछूंगा कितने का है ये मीठा दही। 15 रुपये के। मैंने 4 दही ख़रीदे और अमाउंट आया 60 रुपये। मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं हैं, तो अब मैं अपने कैशलेस ऐप का इस्तेमाल करते हुए इसके थ्रू पे करूँगा। पे ऑप्शन में मैं गया और एक कोड जो यहाँ पर इन्होंने लगा रखा है, मैं उसको स्कैन करूँगा और स्कैन करने के बाद ये अपने आप डिटेल लेगा और फिर मुझे बताएगा कि मुझे पैसे देने हैं और मेरे वॉलेट ई वॉलेट में से ये पैसा डायरेक्टली दुकानदार के पास चला जाएगा। अब मुझे इसको पहले स्कैन करना पड़ेगा। ये देखिए, आप ये स्कैन करना इसने शुरू कर दिया है और स्कैन के साथ ही इसमें डिटेल आ गई है और डिटेल में मुझे 60 रुपये भरने हैं और मैंने ये 60 रुपये इसमें करे हैं और मैं इसको अब पे कर दूंगा। इसमें मैंने डन किया, प्रोसीड टू पे, और ये मेरे ई वॉलेट से 60 रुपये जो है वो दुकानदार के पास चले गए। आप देख सकते हैं 60 रुपये, मदर डेयरी, बूथ नंबर 220, आज की डेट और टाइम। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है, कुछ ही मिनटों में आप अपनी ख़रीदारी कर सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप जाएं और लंबी लंबी कतारों में खड़े हों, आप इंतज़ार करें, अपने ऑफिस टाइम को बर्बाद करें, अपना जो कीमती वक्त है उसको बर्बाद करें। आपको कुछ नहीं करना है। इस तरह के कैशलेस ऐप्स आपकी सहूलियत के लिए आपका वक्त बचा सकते हैं। आपको सिर्फ थोड़ा सा समझदारी से पेश आना होगा। कैमरामैन जैने के साथ विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। आपने देखा होगा, हम बोल रहे हैं मेरा मोबाइल मेरा बैंक। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मेरा स्मार्टफोन मेरा बैंक। ज़रूरी नहीं है कि बैंकिंग के लिए आपके पास स्मार्टफोन होना ज़रूरी है। जैसा कि विशाल ने अभी दिखाया, उनके पास ऐप है और बहुत ही फैंकी सा फ़ोन उन्होंने रखा हुआ है। आप एक नॉर्मल फ़ोन जिसमें इंटरनेट भी नहीं है, उसके ज़रिए भी आप मोबाइल के जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो कर सकते हैं और उसको USSD एक तरह से सुविधा बोलते हैं। उसके बारे में भी जो स्टोरीज हम लगातार आपको बताते जा रहे हैं और कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बिना इंटरनेट के, वो भी आपके पास एक ऑप्शन है। तो जी, अंतिम सवाल है, और जिस तरह से मोबाइल ऐप्स की बात की विशाल ने, मोबाइल ऐप और बैंकिंग ट्रांजैक्शन, उसमें क्या कोई शुल्क या फिर कुछ पैसा लगेगा, जिस तरह से अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने बैंक अकाउंट से मोबाइल ऐप पे पैसे? देखिए, अब ये जो पैसा ट्रांसफ़र करना है, इस पर किसी तरह का कोई बैंक तो शुल्क लेता ही नहीं है और इस पर जो सर्विस चार्जेस हैं वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, चाहे डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट हो या स्मार्टफोन के जरिए पेमेंट हो, उस पर हर तरीके के जो सर्विस चार्जेस हैं वो वेव कर दिए गए हैं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं, कायनात जी। अब नमस्कार जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं प्लीज़ बताएं और अपना सवाल करें। कायनात जी, क्या आप हमारे साथ हैं इस प्रोग्राम में? मेरा नेट बैंकिंग का बिजनेस है। जी जी। हाँ, तो मेरे पास जो पैसा कैश आता है लोगों का, मैं ऑनलाइन पेमेंट भरता हूँ। तो मेरे पास कैश आता है तो मैं बैंक में भरता हूँ। ठीक है। हाँ, तो अभी मेरे को दिक्कत तो नहीं आएगी ना कोई? आपको सवाल समझ में? हाँ, ठीक है। देखिए, जो भी दिक्कत की बात है, दिक्कत सिर्फ उनके पास आएगी जिनके पास अवैध या काला धन है। उनको वो कैश बैंक में अगर जमा कराते हैं तो क्योंकि जो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूछताछ होगी और आपका जब व्यवसाय ही इस टाइप का है कि जिस पर आपके पास रेगुलर कैश आता है और आप उसे हैंडल करते हैं, तो आपको तो कतई किसी तरह की कोई भी दिक्कत आने का सवाल ही नहीं उठता।
चलिए साहब, तो जो कैश में डील भी करते हैं, भले ही आप छोटे व्यापारी हैं, तो उसका जमा खर्चा या लेखा जोखा जरूर आपके पास रहता है और आप बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने इस तारीख को अमुक व्यक्ति को ये माल बेचा और वहाँ से आपने कैश में लिया। तो अगर जब तक आप सवालों के जवाब दे सकते हैं और जेन्युइन सवालों के जेन्युइन जवाब, तब तक आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और दर्शकों के कुछ सवालों का जवाब देने के लिए। तो आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे और मनी मंत्र की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।